कहानी कैफे 7 समर्पित है किस्सा गोई की उस परंपरा को जिस परंपरा से जन्म लेते हैं दुनिया में बड़े बड़े कहानीकार। कहानी कैफे 7 मैं समर्पित करता हूं अपनी मां को, जिनकी अनगढ़ कहानियों को सुनकर मैं जयशेखर किस्सा गोई की जिम्मेदारी निभाता हूं। आइए सुनते हैं कहानी बुज़दिल। लेखक हैं कुल्लू हिमाचल से शेर सिंह। अगस्त का महीना, बारिश के दिन। एक दिन शाम के समय एक फलदार पेड़ के नीचे आराम कुर्सी पर बैठा मौसम से उपजी हरियाली को अपनी आंखों में भर भर कर निहार रहा था। जहां तक दृष्टि जा रही थी, बाग, बगीचे, खेत, खलिहान, पेड़ पौधे, टीले, पहाड़, नदी, झरने, सब हरे भरे सांझ के मंद मंद पवन के साथ हिलते डोलते से लग रहे थे। मैं प्रकृति की गहरी हरी चुनर ओढ़े ऊंची नीची खूबसूरत पहाड़ियों की गोद में बसे अपने गांव वशिष्ठ में था। पहाड़ियों पर देवदार के घने पेड़ों की हरितमा और बरसात में नित्यदिन बरसते पानी के कारण खेत, खलिहान, पेड़ पौधों की आंखों को सुख देती जीवन रस से सराबोर घनी हरियाली एक समान लग रही थी। थोड़ी ही दूरी पर दूसरी कुर्सी पर चंद्रा बैठी थी। चंद्रा का 2 साल का बेटा हरी घास पर खेल रहा था। चंद्रा मेरे दूर के रिश्ते की बहू थी। वो मुझे मामा कहती थी। वो कुछ दिनों से हमारे यहाँ आई हुई थी। आज घर में परिवार का कोई अन्य सदस्य नहीं था। इस समय चंद्रा अपने घर गृहस्थी और अक्सर ही शुगर और बीपी से परेशान बीमार रहने वाली अपनी माँ के खराब स्वास्थ्य के बारे में मुझे बता रही थी। मैं उसकी बातों को सुनता हुआ कभी उसको, कभी उसके गोल मटोल बेटे को, कभी चारों ओर छाई हरियाली को ताक रहा था। चंद्रा अभी अपनी माँ की बिगड़ती सेहत के बारे में बता रही थी कि सामने से एक युवा स्त्री अपने छोटे से बच्चे का हाथ पकड़े हमारी ओर आती दिखी। औरत ने सलवार कमीज और ऊपर से घिसा हुआ सा खुले पल्लों का कार्डिगन पहन रखा था। कार्डिगन के बटन खुले या टूटे हुए थे। सिर पर मटमैला सा स्कार्फ बांध रखा था और उसके पैरों में नायलॉन के जूते थे। जब वो हमारे और निकट पहुंची तो मैंने उसे एक नजर में ऊपर से नीचे तक देख लिया। गौरवर्णी लंबोतरा चेहरा, घनी बाहों के बीच नीचे मोहित सी करती आंखें, गुलाब की पंखड़ियों जैसी रंगत, गठीला सुडौल शरीर। उसका सुंदर चेहरा इस समय भावहीन, कांतिहीन लग रहा था। वो 32 और 35 वर्ष से अधिक की नहीं लग रही थी। उसका वक्त था जर्द पड़ा उदास चेहरा अनायास सपनी ओर देखने के लिए विवश कर रहा था। उसने एक हाथ से अपने बेटे का हाथ पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ में कपड़े की एक छोटी सी थैली पकड़ रखी थी। बच्चे का चेहरा बहुत मासूम लग रहा था। वो 3-4 वर्ष से अधिक का नहीं लग रहा था। बड़ी हद 5-1 साल का रहा होगा। बच्चे के पैरों में भी घिस चुके रबड़ के सोल वाले कैनवस के खिलौने जैसे छोटे छोटे बूट थे। मैंने चंद्रा की ओर देखा, चंद्रा ने मेरी ओर। मैं उस युवा स्त्री को नहीं पहचानता था, इसलिए मैंने चंद्रा की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा था कि शायद वो उसे जानती पहचानती होगी। चंद्रा ने पल भर मेरी ओर देखा, फिर अपनी नजरें उसने हमारी ओर बढ़ती स्त्री पर केंद्रित कर दी। अब वो हमारे काफी निकट पहुंच चुकी थी। चंद्रा ने अपनी निगाह उससे हटाए बिना उससे पूछा, गई थी गांव में? उसने सामान्य शिष्टाचार भी नहीं दिखाया। हाँ जी, औरत ने धीमे स्वर में अपनी आंखें झुकाकर जवाब दिया। मिला कोई काम? नहीं। औरत ने उतनी ही उदासी तथा ठहरे हुए लेकिन भरे गले से उत्तर दिया। उसका उतरा हुआ चेहरा बता रहा था कि वो किसी बात से बहुत परेशान है और चिंतित है। लग रहा था वो अपनी सिसकियों को बड़ी मुश्किल से रोक पा रही थी। अब क्या करोगी? जाओ ना अपने घर, तुम्हारा परिवार, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। औरत ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया, वैसे ही चुप और बच्चे का हाथ पकड़े खड़ी रही। मैं दोनों के बीच के संवाद को बिना कुछ बोले चुपचाप सुन रहा था। विषय की जानकारी ना होने के कारण कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन ये तो जान ही गया कि कुछ तो जरूर गंभीर बात है। मैं उसकी आंखों में छाए उदासी को देख रहा था, इसलिए कभी चंद्रा, कभी उस अजनबी औरत को देखने लगा।
कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर उस औरत ने अपने बैग से पानी की एक खाली बोतल निकाली। फिर पास की पानी की टंकी में लगे नल से बोतल में पानी भरने लगी। बोतल भर गई तो उसने अपने बच्चे के मुंह के साथ बोतल का मुंह सटा दिया। बच्चे चंचल और अस्थिर स्वभाव के होते हैं, लेकिन ये बच्चा अब तक आश्चर्यजनक रूप से चुप था। संभवतः अनजान अपरिचित लोग होने के कारण सकुचा सहमा। वो अब बोतल से घूंट घूंट कर पानी पीने लगा था। चंद्रा का बेटा टीटू खेलना छोड़ उस बच्चे को एकटक देखने लगा था। मैं स्थिति को कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। देखो, रात होने को आई है, घर चले जाओ, बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हमारे पास तो तुम्हारे लायक अभी कोई काम नहीं है। परिवार में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता, क्या नाराजगी, क्या रूठना। चंद्रा उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। वो औरत चुपचाप सुन रही थी। लगता था दिल पर लगी चोट और चोट से उपजे दुख, तकलीफ, अपमान, अवसाद को अंदर ही अंदर झेल रही और पी रही है। उसके सूखे मुंह को देखकर इतना तो मैं समझ गया था कि उसके परिवार में कुछ तो अच्छा नहीं हो रहा है। परिवार में अवश्य ही कुछ अधिक ही कहासुनी हो गई है। वो अपने लिए कोई काम ढूंढ रही थी, घर के अंदर या बाहर खेतों में, उसके लायक काम जो वो कर सके। चंद्रा, कौन है ये? मैंने चंद्रा की ओर अपना मुंह करके उससे धीरे से पूछा। मैं भी आज ही पहली बार मिली हूँ, पहले कभी नहीं देखा। चंद्रा ने उतने ही धीरे से कहा जिससे उसके शब्द उस औरत के कान में न पड़ सके। कोई परेशानी है क्या? आजकल काम तो कहीं अधिक होगा नहीं। मैंने अधिक गहरे में न जाकर औपचारिकता वश कहा। वो जैसे अपना मुंह सिल बैठी थी, परंतु उसकी आंखें भर भर आ रही थीं। लगता था कभी भी बांध तोड़कर बरस पड़ेंगी। बच्चा कभी अपनी माँ का हाथ पकड़े, कभी अपनी माँ को देख रहा था, कभी हमारी ओर। उसके रूखे बाल सिर पर बेतरतीबी से बिखरे फैले हुए थे। लगता था काफी दिनों से वो नहाया धोया भी नहीं होगा। वो स्त्री अभी भी आशा भरी निगाहों से चंद्रा को देख रही थी। एक महिला दूसरी महिला के दर्द को अधिक गहराई से समझती है शायद। इसी विचार के चलते वो आशा तथा विश्वास के साथ उसके पास आई थी। सांझ गहराने लगी थी। रात की कालिमा दबे पांव आगे बढ़ने लगी थी। घर कहाँ है? मैंने पूछा। घर तो बुरुआ में है, काफी दूर है। अंधेरा हो रहा है ना, तुम घर चली जाओ। चंद्रा को शायद ये चिंता हो रही थी कि रात हो जाएगी तो ये अभागिन औरत कहाँ रहेगी। पति के साथ झगड़ा हो गया है, इसके साथ इसके पति ने मारपीट भी की है, हाथ उठाया है। चंद्रा ने कहा। दारू बहुत पीता है क्या? मैंने उसे देखते हुए उसके मर्म को कुरेदना चाहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, केवल सूनी आंखों से मुझे देखते हुए अपना सिर और नीचे कर लिया। बहुत दारू पीता है, कुछ काम नहीं करता, पूरा शराबी है, पड़े पड़े सबको गालियां बकता है। लेकिन तू बर्दाश्त क्यों करती है? चंद्रा ने जैसे ही उसे उकसाया। चंद्रा का इतना कहना था कि अब की बार वो अपने आंसुओं को छिपा न सकी। अपनी बेबसी पर सिसक पड़ी, अपने स्वाभिमान को बिखरने दिया, अपने बच्चे का हाथ छोड़ा, सामने आकर अपने सिर से स्कार्फ को हटाकर मेरे आगे झुक गई। ये देखो बाबूजी, मेरा सिर फोड़ दिया है। चेहरे पर ये खरोंचे देख रहे हैं, उसने नोचा है। ये घाव उसके दिए हैं, लकड़ी की कूटनी से मारा है। अब तक वो अपने धैर्य और सब्र को बांधे हुई थी, लेकिन अब वो टूट गई थी। सहानुभूति से भरे शब्दों और प्यार के बोल से उसके अंदर जमी बर्फ पिघल गई थी। पिघल कर आंखों के रास्ते बाहर आ रही थी। मैंने उसके सिर में देखा, लंबे काले केशों के बीच में कुछ बाल आपस में उलझ गए थे। लगता था कोई तरल चीज थी जो अब सूख गई थी। सिर में मांग के पास एक ताजा घाव था। घाव से खून निकलकर सूख चुका था। उसी तरल लेकिन सूख चुके लहू में उसके बाल उलझ गए थे। मेरा दिल जैसे मेरे हलक में आ गया। मुझे अपने अंदर एक अजीब सी सहरन दौड़ती हुई अनुभव हुई। गहरी संवेदना, दया और सहानुभूति की मिली जुली भावनाओं से मेरा दिल भर आया। क्या नाम है तुम्हारा? रमोली अति संक्षिप्त उत्तर था। बहुत मारा क्या? मैं ठंडी सांस छोड़ते हुए यथासंभव बहुत कोमलता विनम्रता से पूछा। हाँ, कुछ करता धरता नहीं है, घर में पड़ा रहता है, दारू पीकर अपने होश में नहीं रहता। वो किसी छोटे बच्चे की तरह बिलख उठी थी। उसका गला रुंध गया था। वो अपनी व्यथा सुनाना नहीं चाह रही थी। शायद उसका स्वाभिमान आड़े आ रहा था, लेकिन उसके सब्र का बांध मेरे सामने ही टूट चुका था। मैं ही घर को चलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मुझसे सारे पैसे छीन लेता है, सब दारू शराब में उड़ा देता है। अभी मैंने लोगों के घरों में काम करके 5,000 रुपए कमाए थे।
उसने मुझसे वो सारे रुपए भी छीन लिए, दारू में सारे पैसे खत्म कर दिए, धो धोकर मुझे मारा पीटा। मैंने फिर से उसे ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर सूजन आ गई थी, गर्दन में नील पड़ा हुआ था, स्कार्फ के नीचे सिर में छेद को मैंने देख ही लिया था। ऐसा आदमी है, बीवी कमाती है, उसे शाबाशी देने की जगह मारता पीटता है। तुम कुछ करती नहीं? बाबूजी क्या करती, पैसे ये छीन लेता है। बच्चे और भी हैं? मैंने पूछा। हाँ जी, 2 बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, एक 5वीं में पढ़ती है, एक 7वीं में। घर में कोई बड़े या और सदस्य हैं? यही सबसे बड़ा है, एक देवर और इसकी बहन है। वे कुछ नहीं बोलते, बल्कि मुझे पिटते देख खुश होते हैं। वो अब काफी खुल गई थी। एक शराबी बाप अपनी बढ़ती बेटियों को किस प्रकार के संस्कार देगा, इसकी मैं कल्पना करने लगा। औरत की तकदीर भी कैसी है, दर्द, वेदना, कुड़ना, कुटना, सहना, झेलना, फिर भी पति के बिना गुजारा नहीं। मैंने अपनी स्थिति पर ध्यान दिया। उसके लिए मेरे घर में क्या व्यवस्था हो सकती थी। मेरे दिल में उसके लिए बेशक बहुत सहानुभूति थी, लेकिन कुछ विचार, आशंकाएं मेरे मन में घूमड़ रहे थे। ये उनका पारिवारिक और बड़ा ही नाजुक मामला था, पति और पत्नी के बीच का। घर में कुछ अनबन तो होती ही है, पति पत्नी में मनमुटाव होना कोई हैरानी की बात नहीं। मैं अपने मन में बसे पाखंड को मैंने पहचानने की कोशिश की। मुझे लगा मेरी सहानुभूति खोखली है, मेरा दया भाव झूठा है, बनावटी है। मैं उसे अपने घर में रुकने के लिए नहीं कह रहा था, उसकी कोई सहायता करने या उसे आश्रय देने की सोच नहीं रहा था। मैं स्वयं अपने आप को ऊहापोह की जाल में फंसा हुआ पा रहा था। कई विचार, कई शंकाएं, सामाजिक बाध्यताएं मेरे अंतर्मन में सिर उठा रहे थे। एक मन कह रहा था उसकी मदद करनी चाहिए, दूसरा कह रहा था कहाँ झमेले में पड़ने जा रहे हो, रात हो रही है, अब तुम घर जाओ। देखो, मेरा पति भी मुझे डांटता रहता है, फिर भी मैं पति के घर में ही हूँ, उसके साथ ही हूँ। हम औरतों की यही नियति है। बच्चे तुम्हारी राह देख रहे होंगे। चंद्रा ने उसे स्पष्ट तौर पर हमारे घर में किसी भी काम की मदद, सहारे अथवा आश्रय की उम्मीद तथा संभावना से मना कर दिया था। उसे उसके या मेरे ऊपर अधिक विश्वास नहीं करने का संकेत साफ दे दिया। उस अभागी औरत ने संकेत को पूरा इनकार माना। वो धीरे से पीछे मुड़ी, अपने लड़के का हाथ उसके हाथ में ही था। फिर वो धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई जिस ओर से आई थी उसी ओर वापस चली गई। अचानक ही कहीं से बादल आ गए थे, आकाश बरसने को तैयार हो गया था। बारिश के रूप में आकाश भी जैसे रो पड़ा था। घोर मायूसी की इस स्थिति में धरती की छाती फटने को ही थी, मानो रोती हुई लाचार रमोली के आंसुओं को अपने में समा लेना चाहती हो। मामा जी, पता है, ये सुबह मेरे पास आई थी। ये नीचे जमीन पर बैठ गई, कहने लगी मुझे अपने घर या गांव में कोई काम दिला दो। मैंने कहा हमारे घर में तो कोई काम नहीं है, तुम गांव में जाकर पता करो, हो सकता है किसी के यहाँ काम मिल जाए। मिट्टी में दबा अपना अतीत और वर्तमान उघड़ रही थी। मैं तो उसकी बातें, उसकी मजबूरियां, उसके साथ मारपीट जानकर पिघल गई थी। कह रही थी कोई रस्सी दे दो मुझे, मैं पेड़ पर लटक जाऊंगी, पुल से ब्यास नदी में कूद जाऊंगी। बहुत भावुक, संवेदनशील लगती है। मैं तो बुरी तरह से डर गई थी। औरत हूं ना, औरत के दिल के दर्द को समझती हूँ। उसे समझाया कि आत्महत्या का प्रयास कमजोरों और मूर्खों की निशानी है। मेरे पास से उठकर फिर वो शायद गांव को चली गई थी। गांव में भी शायद इसे कहीं कोई काम, रहने रुकने का कोई ठिकाना नहीं मिला। चंद्रा उस औरत यानी रमोली से अपनी आज ही पहचान होने की जानकारी दे रही थी। मैं भी उसके दुर्भाग्य, निष्ठुर पति, अबोध बच्चे, परिवार और परिस्थितियों के बारे में सोचने लगा था। ये जाएगी भी अपने घर, पति बच्चों के पास, मुझे तो नहीं लगता। चंद्रा ने नीचे रास्ते की ओर देखते हुए उसे उस ओर नहीं जाते देखकर अपनी आशंका व्यक्त की। मुझे भी लग रहा था कि यदि ये घर को नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी। इसका तो कोई ठौर ठिकाना नहीं था। जो था उसे छोड़ आई थी। किसी से अधिक जान पहचान होना भी संभव नहीं लग रहा था। कोई दयावश मानवीयता के नाते अपने घर रात बिताने भर का आसरा ही दे दे। गांव में कुछ मानवीयता अभी भी जिंदा थी, लेकिन मेरे मन में तो आशंका, चिंता और जिज्ञासा घूम फिरकर बार बार लौट रही थी। ऐसी आशंकाओं, बुरे ख्यालों का मन में चक्कर काटना रुक ही नहीं रहा था। सच में ही कहीं उबलती नदी में ना कूद जाए। चंद्रा भी डरी हुई थी और अपनी आंतरिक चिंता व्यक्त कर रही थी। डर तो मैं भी गया था। एक निराश, हताश, कमजोर, जीवन से टूटी औरत कुछ भी कर सकती है। अपना जीवन समाप्त करने के लिए वो डरेगी नहीं, ऐसा मुझे लग रहा था। उसकी खुदकुशी करने की आशंका मात्र से मैं वैसे भी घबराहट अनुभव कर रहा था। मैं अपने आप में सोचने लगा। मेरे मन में निरंतर मंथन चल रहा था।
कितना कायर, कितना डरपोक, कितना पाखंडी हूँ। एक मजबूर औरत की मजबूरी जान समझकर भी कुछ ना कर सका। मुझे अपने आप से गिलानी होने लगी थी। मेरी अंतरात्मा मुझे कचोट रही थी। कचोट क्या, बल्कि धिक्कार रही थी। यही हाल शायद चंद्रा का भी था। वो सीधी और सरल स्वभाव की थी, लेकिन वो मुझसे भी अधिक डरी हुई लग रही थी। सुबह उससे रस्सी मांगने, नदी में कूदने की कल्पना मात्र से उसके दिल का चैन उड़ चुका था। मामा जी, आप थोड़ा इधर उधर देखेंगे, वो औरत कहाँ गई? कहीं किसी पेड़ से न लटक गई हो। चंद्रा ने मुझे उसे ढूंढने के लिए कहा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाता, कहकर मैं टाल गया और चुप हो गया। चंद्रा भी चुप लगा गई। किसी अनिष्ट की आशंका से मन बेचैन हो गया था। कुछ समय पहले प्रकृति की मनोहर और अद्भुत रूप छटा को देखकर मन में जो प्रसन्नता हो रही थी वो कब की गायब हो चुकी थी। उसके स्थान पर अब बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। अजीब सी बेचैनी अनुभव कर रहा था। रमोली अपने बच्चे के साथ जा चुकी थी। छलक गए पानी को समेटा नहीं जा सकता। रात को बिस्तर पर लेटा तो नींद नहीं आ रही थी। सोने की कोशिश में बार बार रमोली का कातर, उदास, सूजा हुआ चेहरा, उसके मासूम बेटे का भोला मुख आंखों के आगे आकर घर में शरण की आस लिए ताकती दिख रही थी। मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं सुबह किसी पेड़ अथवा दोघरे में फंदे पर लटकी मरी हुई ना मिल जाए। मेरे अंदर विचारों का द्वंद्व चला हुआ था। सुबह उठा, आसमान साफ था। रात में हो रही बारिश थम चुकी थी, लेकिन सेब के पेड़, दूर जंगल में देवदार के हरे भरे वन और पहाड़ियों की चोटियां अभी भी धुंध में लिपटी नजर आ रही थी। अनिद्रा के कारण सिर कुछ भारी लग रहा था। मैं मन ही मन बहुत डरा हुआ भी था। वो जिंदा भी होगी? परंतु मैंने सबसे पहले डरते डरते बाग और आसपास के खेतों में इधर उधर शंकित और सतर्क नजरों से ताका। सब कुछ सामान्य था। धूप खिलने को थी। चंद्रा चाय लिए बैठी थी। अरे मामा जी, मालूम है वो औरत ठीक ठाक है। निमेश को मिली थी रात में। वो निमेश के घर में उनके चौकीदार की पत्नी और उनके परिवार के साथ थी। निमेश हमारे गांव का ही था। मेरी जान में जान आई। एक बुरे सपने, अवांछित आशंकाओं से मुझे निजात मिल गई थी। और सबसे बड़ी बात, मैं अपनी ही नजरों में गिरने से बच गया था। बच इसलिए कि मैं अपने को संवेदनशील होने का दावा करने के बाद भी उस बेचारी औरत की कोई मदद नहीं कर सका था, बल्कि नहीं की थी। संवेदनशील हमेशा डरपोक होते हैं। क्या उदार मना होते हैं? शायद हाँ भी, ना भी। लेकिन जोखिम, रिस्क उठाने से डरते हैं। चुनौतियों का सामना करने में हिचकिचाते हैं। ये विचार मुझे सही और सटीक जान पड़े, परंतु अपने मन मस्तिष्क में झेल रहे ग्लानि से मैं उबर गया था। मेरे चेहरे पर अपने आप एक लंबी मुस्कान खिल गई थी। हृदय में गड़ी कील निकल गई थी। मुझे ऐसा ही आभास हुआ। चंद्रा शायद मेरे मनोभावों को पढ़ रही थी। मैं ये जानकर भी खुश था कि वो अभागी औरत सही सलामत है। मेरी सारी आशंकाओं, दुश्चिंताओं के विपरीत वो बहुत मजबूत, निडर और व्यवहार कुशल निकली थी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? और ऐसी ही और भी कहानियां आप सुनना चाहते हैं? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे इसके लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।